ओके, सो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि ब्लड क्या है, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या हैं, ब्लड वेसल्स। अभी हम लोग हार्ट के बाद में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब हमारा टॉपिक है क्या, हार्ट। हार्ट में हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने देख ली थी, हम लोग एक बार और देख लेते हैं। जो हार्ट होता है इसका जनरली वेट कितना होता है, 250 to 300 ग्राम, जनरली 250 ग्राम इन द फीमेल एंड 300 इन द मेल। देन जो हार्ट होता है इट वॉज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। इसमें जनरली 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, जिसमें 2 ऑरिकल होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं, राइट एंड लेफ्ट के बेसिस पे डिवाइड हैं। तो राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो 4 चैम्बर हार्ट हो गए। इसमें वेल्व होते हैं 4, दैट इज ट्रिकस्पिड वेल्व, बिकस्पिड वेल्व। आगे हम लोग देखेंगे जब डायग्राम देखेंगे। देन जो हार्ट होता है ये कार्डियक मसल से बना होता है, कार्डियक मसल्स से बना होता है। इसका ओरिजिन मेसोडर्म ओरिजिन होता है। जो हार्ट की वॉल्स होती हैं, अगर हार्ट की वॉल्स की बात करें, इस टाइप का कुछ हार्ट होता है, राइट। तो हार्ट की जो वॉल्स होती हैं, तो इनर वॉल एंड आउटर वॉल की बात करते हैं तो एंडोकार्डियम जो होती है इनर वॉल होती है, मायोकार्डियम जो होती है मिडल वॉल होती है, एंड एपिकार्डियम दैट इज आउटर लेयर ऑफ द हार्ट। तो हम लोगों ने बेसिक इंफॉर्मेशन देख ली। आइए हम लोग देखते हैं हार्ट। हार्ट क्या होता है, इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन ऑफ द मेसोडर्म ओरिजिन which is situated between the lungs and thoracic cavity। thoracic cavity और lungs के बीच में प्रेजेंट होता है, मेसोडर्म इसका ओरिजिन होता है। और जनरली जो हार्ट होता है वो थोड़ा सा लोअर साइड से टिल्ट होता है और लेफ्ट साइड में लाई करता है, राइट। एंड एवरेज एडल्ट ह्यूमन हार्ट इज अबाउट, ये हम लोग कर चुके हैं, 12 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है, 300 ग्राम मेल में होता है, 250 इन द फीमेल। It is made up of cardiac muscle which is protected by pericardium. Human heart is divided into 4 chamber. मैंने आपको बताया, right auricle, right ventricle, left auricle, left ventricle। तो 4 chamber heart हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसका 4 चैम्बर हार्ट होता है, राइट। तो अब ये हार्ट का डायग्राम है, हम थोड़ा समझ लेते हैं। हार्ट जो होता है इसमें सबसे पहले हम ऑट्रियम की बात कर लेते हैं। ये हो गया राइट ऑट्रियम, यहाँ होता है राइट ऑट्रियम। देन ये होता है लेफ्ट राइट वेंट्रिकल। ऊपर वाला जो सेक्शन होता है ये ऑट्रियम है, नीचे जो सेक्शन है ये वेंट्रिकल है, राइट। तो लेफ्ट और राइट के बेसिस पे ये डिवीजन होता है, ठीक है। तो ये हो गया राइट ऑट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल। तो ये नीचे जो होते हैं ये वेंट्रिकल्स हैं, ये ऑरिकल है। प्लीज रिमेंबर दिस, ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, इधर लेफ्ट साइड हो गया, लेफ्ट में हो गया राइट, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। देन जो ब्लड होता है ये होता है सुपीरियर वेना कैवा। सुपीरियर वेना कैवा का काम होता है, इट कैरी द ब्लड टू द हार्ट। जो हेड है, हेड और आर्म से जो ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हेड और आर्म से अपर साइड से जो ब्लड आता है वो उसको लाने का काम, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने का काम किसका होता है, सुपीरियर वेना कैवा। और इंफीरियर वेना कैवा जो यहाँ होती है, ये वेसल यहाँ होती है, तो ये कैरी करती है ब्लड टू हार्ट, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो हमारी बॉडी से लोअर लिम्ब से आता है, ठीक है। तो लोअर साइड से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो यहाँ से आता है, दिस इज नोन एज इंफीरियर वेना कैवा लेकर आती है। और सुपीरियर वेना कैवा क्या करती है, हेड और आर्म से जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो सुपीरियर वेना कैवा से आती है, जो अपर साइड से आती है, ठीक है। तो ये हो गया इंफीरियर वेना कैवा, और ये हो गया सुपीरियर वेना कैवा, और ये हो गया राइट ऑट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। इसमें कोई डाउट नहीं है। देन आता है पल्मोनरी वेन्स। हम लोग ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे, उसमें आर्टरीज और वेन्स पढ़ेंगे, दिस इज एक्सेप्शन। जो पल्मोनरी, जनरली जो आर्टरी होती है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, और जो वेन्स होती है वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। बट पल्मोनरी वेन इज एक्सेप्शन विच कैरी द ब्लड फ्रॉम लंग्स, मतलब लंग्स से ब्लड लेकर आती है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, दिस इज ऑल्सो एक्सेप्शन विच कैरी द ब्लड टू द
लंग्स। तो ब्लड जो है वो लंग्स की ओर ले जाती है पल्मोनरी आर्टरी, जो कि इम्प्योर ब्लड होता है। तो इम्प्योर ब्लड को प्योर करने के लिए जो हार्ट से लंग्स की ओर ले जाती है, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। एंड पल्मोनरी वेन का क्या काम होता है? इट कैरी द ब्लड फ्रॉम लंग्स से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एओर्टा जो आर्टरी होती है उसको देती है थ्रू आउट दी बॉडी। तो हमारा जो हार्ट होता है ये मस्कुलर ऑर्गन है विच इज सिचुएटेड बिटवीन द लंग्स एंड थोरेसिक कैविटी के बीच में सिचुएटेड होता है, थोड़ा सा टिल्ट होता है नीचे से। और इसका एवरेज जो ह्यूमन हार्ट होता है वो जनरली 250 to 300 ग्राम के बीच में लाई करता है। इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स प्रोटेक्टेड बाय द पेरिकार्डियम। जो ह्यूमन हार्ट होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स राइट एंड लेफ्ट के बेसिस पे डिविजन होता है, राइट। तो यहाँ पर हार्ट समझ में आया। हार्ट में सबसे पहले सुपीरियर वेना केवा हेड और आर्म से ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेकर आती हैं, और इंफीरियर वेना केवा क्या करता है? लोअर लिम्ब से, हमारी लोअर बॉडी से ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आती है। तो सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ये हो गया राइट ऑट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये अपर साइड हो गया ऑरिकल और लोअर साइड हो गया वेंट्रिकल। तो ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर जो होती है पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? इट कैरी द ब्लड टूवर्ड्स टू लंग्स एंड पल्मोनरी वेन्स कैरी द ब्लड फ्रॉम द लंग्स। ब्लड लंग्स से लेकर आती है जो कि ऑक्सीजनेटेड होता है और हमारी पूरी कंप्लीट बॉडी में जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, राइट। देन आता है ऑरिकल। अब ऑरिकल जो हमने पढ़ा, जो 4 चैम्बर हैं उसमें ऑरिकल और वेंट्रिकल क्या है? ये ऑरिकल हो गया, ये राइट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, देन दिस इज लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। तो ये हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड हो गया। ऊपर हो गया राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। सो ऑरिकल में 2 ऑरिकल होते हैं, तो राइट एंड लेफ्ट के बेसिस पे सेपरेट होते हैं। इट वॉज सेपरेटेड बाय द इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। जिस लेयर से सेपरेट होते हैं ये, उसे क्या कहा जाता है? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम कहते हैं। ऐसे नोड जो होता है, ऐसे नोड में साइनो ऑरिकुलर नोड विच इज सिचुएटेड इन द अपर वॉल ऑफ द राइट ऑरिकल। जो राइट ऑरिकल होती है इसकी अपर वॉल पे सिचुएटेड होता है ऐसे नोड, जो कि ऐसे नोड होता है वो जनरली जब फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाता है, जो हार्ट का कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं कर पाता है, तो हमें पेस मेकर जो हम लोग लगाते हैं उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जब प्रॉपर हार्ट वर्क नहीं कर पाता है, तो ऐसे नोड वहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो हम ऑरिकल में हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि 2 ऑरिकल्स होते हैं, एक लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, और इट इज सेपरेटेड बाय द इंटर ऑरिकुलर नोड, ठीक है। इंटर ऑरिकुलर सेप्टम से सेपरेट होता है, इसमें ऐसे नोड सिचुएटेड होती है। इट इज ब्लड रिसीविंग चैम्बर। जो ऑरिकल क्या होता है? इट इज ब्लड रिसीविंग चैम्बर। ऑरिकल को ब्लड रिसीविंग चैम्बर क्यों कहा है? क्योंकि जब मैं हार्ट पढ़ा रही थी उस समय मैंने आपको बताया था कि जो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा होता है, यहाँ पर देख लीजिए आप, हार्ट के डायग्राम में समझ में आएगा। ये सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा है। ये क्या करती हैं? ब्लड को ये हेड से लेकर आती हैं, ये ब्लड को नीचे लोअर लिम्ब से लेकर आती हैं, और ब्लड को यहाँ पर सबसे पहले कहाँ लाएंगी? राइट ऑरिकल में लेकर आएंगी। राइट ऑरिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है यहाँ पर ट्रिकस्पिड वेल्व। कौन सा वेल्व होता है? दैट इज ट्रिकस्पिड वेल्व। वेल्व क्या होता है? वेल्व एक बीच में सिचुएटेड होता है राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में वेल्व होता है, जो कि ब्लड को वापस बैक फ्लो होने नहीं देता है। जो बैक फ्लो होता है ब्लड का, उसको फ्लो नहीं होने देता है। तो यहाँ से सुपीरियर वेना केवा ब्लड को लेकर आती है, इंफीरियर वेना केवा यहाँ से ब्लड को लाती है, राइट ऑरिकल में जाता है। राइट ऑरिकल से ब्लड आता है कहाँ पर? राइट वेंट्रिकल में, और यहाँ पर होता है ट्रिकस्पिड वेल्व। इस वेल्व के थ्रू यहाँ पर ब्लड आता है, और ब्लड यहाँ से क्या होता है? जो आर्टरी होती है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, तो पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड को कहाँ ले जाती है? लंग्स में ले जाती है, और लंग्स में ब्लड प्योर होके जो पल्मोनरी वेन है, वो पल्मोनरी वेन है वो कैरी करके लाती है राइट ऑरिकल में। देन आता है लेफ्ट
लेफ्ट ऑरिकल में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ से एओर्टा जो होता है वो पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो ये हम मैकेनिज्म और कोर्स में पढ़ेंगे। बाकी अभी इतना समझ लीजिए कि जो सुपीरियर वेना कैवा है ये यहाँ से ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को लेकर आती हैं, और सबसे पहले ब्लड कहाँ आता है, राइट ऑट्रियम में आता है। राइट ऑट्रियम के बाद जो है राइट ऑट्रियम के बाद राइट वेंट्रिकल में आता है, यहाँ पर ट्रिकस्पिड वेल्व होती है। इतना समझ में आया? तो ऑरिकल क्या हो गया, देयर आर टू ऑरिकल लेफ्ट एंड राइट, जो सेपरेट होते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम से। यहाँ पर ऐसे नोड सिचुएटेड होता है, उसकी बीच वाली वॉल में ये जनरली ब्लड रिसीविंग चैम्बर होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो रिसीव होता है थ्रू विद द हेल्प ऑफ सुपीरियर वेना कैवा एंड इंफीरियर वेना कैवा। देन राइट ऑरिकल रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द सुपीरियर इंफीरियर वेना कैवा, यह मैंने आपको बताया। इट ऑल्सो रिसीव द ब्लड फ्रॉम द कोरोनरी वेन से भी रिसीव करते हैं। द लेफ्ट ऑरिकल रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स बाय द 4 पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, सॉरी। तो मैंने आपको बताया जो आर्टरी होती है, आर्टरी का क्या काम होता है, थोड़ा सा हम वेसल्स पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ पर टर्मिनोलॉजी यूज होगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, और जो वेन्स होती हैं ये इम्प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं, राइट। तो जो आर्टरीज होती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं, और जो वेन्स होती हैं इम्प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। बट दोनों के एक्सेप्शन है कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो इम्प्योर ब्लड को ले जाने का काम करती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि द लेफ्ट ऑरिकल रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स बाय द पल्मोनरी वेन्स, और जो इम्प्योर जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो प्योर ब्लड को कैरी करती हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक्सेप्शन आप लोगों याद रखिएगा। जो ऑरिकल वॉल होती है ये बहुत थिन होती है, पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो मैंने आपको बताया कि आर्टरी का जो एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करती है। देन आता है वेंट्रिकल। हमने अभी ऑरिकल पढ़ा जो इस साइड था, ये 4 चैम्बर हार्ट है, तो ये राइट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर सुपीरियर वेना कैवा होता है, यहाँ इंफीरियर वेना कैवा होती है, इंफीरियर वेना कैवा होती है। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, समझ जाइए, ठीक है। तो ये जो वेसल है यहाँ से इम्प्योर ब्लड आता है राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में। यहाँ पर क्या होता है, वेल्व होता है, इस वेल्व को क्या कहते हैं, ट्रिकस्पिड वेल्व, ट्रिकस्पिड वेल्व, ठीक है। ट्रिकस्पिड वेल्व का काम क्या होता है, ये जो बैक फ्लो होता है, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करता है, ब्लड को इधर इसी डायरेक्शन में आना जरूरी होता है, तो इसलिए ये बैक फ्लो नहीं होने देता है, ऊपर की ओर ब्लड को जाने नहीं देता है। इसकी जनरली वॉल थिन होती है, जबकि जो वेंट्रिकल साइड होती है इसकी वॉल थिक होती है। अब क्यों, इसका रीज़न भी सुन लीजिए। जो इसकी जो ऑरिकल होती है इसकी राइट साइड में इसकी वॉल थिन इसलिए होती है और लेफ्ट की थिक इसलिए होती है क्योंकि लेफ्ट होता है, जो लेफ्ट साइड होता है हार्ट का, उसको पंपिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब हार्ट पंप करता है तो उसको बहुत ज़्यादा इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि उसको पूरी थ्रू आउट द बॉडी ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर प्योर ब्लड आ जाता है जब ट्रांसपोर्ट होने के लिए, जो कि एओर्टा जो होती है वो पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है। तो जब यहाँ पर पंपिंग एक्शन हार्ट का बहुत ज़्यादा होगा तो जो वॉल्स हैं उनका थिक होना ज़रूरी है। तो पंप होगा तो वॉल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, रिलैक्स होंगी, तो यहाँ पर जो पंपिंग एक्शन होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी वॉल कैसी होती है, थिक होती है। जबकि ऑरिकल में इतनी पंपिंग की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ब्लड जो है वो ईजिली फ्लो कर लेता है, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल इट पंप द ब्लड टू ऑल द पार्ट एक्सेप्ट द लंग्स। सो वेंट्रिकल में हमने क्या पढ़ा, 2 वेंट्रिकल होते हैं राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, ठीक है। ये जनरली ब्लड डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर होता है, जबकि ऑरिकल कैसा होता है, ब्लड रिसीविंग चैम्बर होता है। रिसीविंग चैम्बर क्यों, क्योंकि वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रिसीव किया जाता है बाय द राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रिकस्पिड वेल्व, जहाँ पर इंटर ऑरिकुलर सेप्टम होता है जो दोनों की वॉल को सेपरेट करता है, ठीक है। ये ब्लड डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर होता है क्योंकि यहाँ से ब्लड जो है थ्रू आउट द बॉडी
फ्लो करता है, ठीक है। बोथ द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल आर सेपरेटेड बाय द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। वहाँ पर इंटर ऑरिकुलर सेप्टम था जो दोनों सेपरेट होती हैं लेफ्ट एंड राइट, जो ऑरिकल हैं वो सेपरेट होती है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम से, जबकि वेंट्रिकल जो होता है ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से सेपरेट होता है, ठीक है। देन राइट वेंट्रिकल, जो राइट वेंट्रिकल होता है यहाँ पर, ये राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल क्या करती है, इट पंप द ब्लड टू द लिविंग फॉर द ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन को पंप करती है, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल का क्या काम होता है, इट पंप द ब्लड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट द लंग, दैट इज एओर्टा। एओर्टा क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसपोर्ट करती है, थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसपोर्ट करती है। पल्मोनरी वेन्स इज एक्सेप्शन, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, अदरवाइज जो वेन्स होती हैं उसका फंक्शन क्या होता है, वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। तो पल्मोनरी वेन्स का क्या काम होता है, इट कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग टू हार्ट। देन आता है वेल्व्स। वेल्व्स मैंने बताया, बिकस्पिड वेल्व, ट्रिकस्पिड वेल्व। तो वेल्व्स जो होते हैं जनरली इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड को बैक फ्लो होने से प्रिवेंट करने का काम किसका होता है, वेल्व्स का होता है। हमने ट्रिकस्पिड वेल्व पढ़ा, ट्रिकस्पिड वेल्व राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल जो होता है यहाँ पर होता है ट्रिकस्पिड वेल्व, ट्रिकस्पिड वेल्व। प्लीज रिमेंबर दिस टर्मिनोलॉजी, ये थोड़ा सा टिपिकल टेक्निकल टॉपिक है तो आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एमपीपीएससी इतना कुछ पूछता नहीं है, बट सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोगों को ह्यूमन बॉडी के रिस्पेक्ट में पढ़ना है तो हम लोग एक एक चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, दोनों के बीच में वेल्व होता है, यहाँ पर उसे ट्रिकस्पिड वेल्व कहा जाता है, बिकस्पिड वेल्व, और इसको मिट्रल वेल्व भी बोलते हैं, ठीक, मिट्रल वेल्व भी कहा जाता है इसको। इट अलाउ द ब्लड टू फ्लो लेफ्ट ऑरिकल इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, ये जो लेफ्ट साइड है लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पर होता है बिकस्पिड वेल्व, क्या कहते हैं, बिकस्पिड वेल्व, और इसे मिट्रल वेल्व भी कहते हैं, ठीक, मिट्रल वेल्व भी कहते हैं। तो इधर हो गया ट्रिकस्पिड वेल्व, यहाँ राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्रिकस्पिड वेल्व, और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में हो गया बिकस्पिड वेल्व, ठीक है। तो वेल्व समझ में आया। और होता है सेमी ल्यूनार वेल्व, ठीक है। देन आता है सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। मैंने आपको डायग्राम समझाते वक्त बता दिया था कि जो सुपीरियर वेना केवा होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है फ्रॉम द ब्लड फ्रॉम द हेड एंड आर्म्स टू द हार्ट, ठीक है। अपर साइड से जो लाने का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, वो किसका होता है, अपर साइड से सुपीरियर वेना केवा, और नीचे वाली जो वेल्व थी तो उससे जो आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो लोअर लिम्ब से लेकर ऑर्गन्स तक आता है हार्ट में, इंफीरियर वेना केवा से। देन नेक्स्ट इज ब्लड वेसल्स। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में सबसे पहला टॉपिक आता है आर्टरीज। ब्लड वेसल्स एक्चुअली क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होती हैं। जो वेसल्स होती हैं ट्यूब के फॉर्म में ब्लड जो ट्रांसपोर्ट होता है उन वेसल्स को क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है वेसल्स। जो नेटवर्क के फॉर्म में जो ट्यूब्स होते हैं, द नेटवर्क ऑफ हॉलो ट्यूब दैट ट्रांसपोर्ट द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, इट इज नोन एज ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल्स जो हैं, अगर ब्लड वेसल टॉपिक आता है तो यू राइट दिस डेफिनेशन, द नेटवर्क ऑफ होलो ट्यूब्स। जो होलो ट्यूब्स होती हैं उसका जो नेटवर्क होता है जिससे ब्लड ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स। देन सबसे पहला आता है आर्टरीज। ब्लड वेसल्स में हम तीन चीज़ें पढ़ रहे हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। सबसे पहले आता है आर्टरीज। आर्टरीज में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आर्टरी सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। प्लीज़ रिमेंबर दिस, क्योंकि दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती हैं। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो सप्लाई करने का काम होता है किसका होता है, आर्टरीज का होता है। इट एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी। ये एक्सेप्शन भी मैं बता चुकी हूँ कि पल्मोनरी आर्टरी जो है इसका एक्सेप्शन है कि ये क्या करती है, इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से
लंग्स की ओर ले जाने का काम करती है। एओर्टा जो होती है इट इज़ लार्जेस्ट वेसल ऑफ द बॉडी, जो कि कंप्लीट प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है थ्रू आउट द बॉडी। प्योर ब्लड को इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। सो हमने ब्लड वेसल्स में हम आर्टरीज पढ़ रहे हैं। आर्टरीज का क्या काम होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। इसका एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। एओर्टा जो होती है ये लार्जेस्ट वेसल होती हैं जो कि प्योर ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू द स्मॉल मस्कुलर आर्टरीज विच इज नोन एज आर्टरियोल्स। जो छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं उसे आर्टरियोल्स कहते हैं। आर्टरी प्लेस अ डीप इनसाइड द बॉडी, दे आर थिक, लेस इलास्टिक, विदाउट द वेल्स। इट इज प्लेस्ड डीप इनसाइड। जो आर्टरीज होती हैं वो हमारी बॉडी में डीप में लाई करती हैं, जबकि जो वेन्स होती हैं वो हमारी स्किन के नीचे ही लाई करती हैं। तो इसीलिए ये दोनों डिफरेंस भी हो गया। तो अगर डिफरेंस भी पूछे आगे हम लोग डिफरेंस भी करने वाले हैं, इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आर्टरीज जो होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं, ठीक है, फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो पल्मोनरी आर्टरी होती है इट सप्लाई द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। एओर्टा क्या करता है, लार्जेस्ट जो वेसल्स ऑफ द बॉडी है इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू द स्मॉल मस्कुलर आर्टरीज, जिसे आर्ट्रियोल कहा जाता है। आर्टरी जो होती हैं वो डीपली प्लेस्ड होती है बॉडी में, जो कि थिक, लेस इलास्टिक एंड विदाउट वेल्व्स होती हैं, राइट। देन आता है वेन्स। वेन्स जो होती हैं इट जनरली इट सप्लाइज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो वेन्स होती हैं इट सप्लाई द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट। इट पल्मोनरी वेन्स आर द एक्सेप्शन। पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं ये जनरली क्या करती हैं, विच ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी जो वेन्स हैं दोनों के एक्सेप्शंस हैं। तो जो पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं, आर्टरी कैरी प्योर ब्लड और वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड। दोनों के एक्सेप्शन क्या हो गए, पल्मोनरी आर्टरी हो गया उसका आर्टरी का एक्सेप्शन, और पल्मोनरी वेन्स जो है उसका एक्सेप्शन क्या हो गया, वेन्स का, ठीक है। तो वेन्स क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। दे आर प्लेस टू द बॉडी स्किन सरफेस इंटरनली। जो वेन्स होती हैं ये थीन वॉल्ड होती हैं, जबकि आर्टरीज कैसी होती हैं, थिक वॉल्ड होती हैं। वेन्स कैसी होती है, थीन वॉल्ड होती हैं। थीन वॉल्ड क्यों होती है, क्योंकि जो वेन्स होती हैं हमारी जनरली जब हमें कट लगता है तो हमें शो होने लगती है, तो दीज आर थीन वॉल्ड एंड कॉट द इलास्टिक विद द वेल्व्स। ये वेल्व्स है, राइट। अब आता है नेक्स्ट कैपिलरीज। दे आर द स्मॉल, फ्रेजाइल एंड सिंगल लेयर्ड एंड थीन वॉल्ड। जनरली कैपिलरीज बहुत स्मॉल होती है, सिंगल लेयर होती है एंड दे आर थीन वॉल्ड, जबकि इट सप्लाई ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट, हार्मोन एंड वेस्ट विद द सेल विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के फॉर्म में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और वेरियस हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेटेड फ्रॉम द कैपिलरीज। तो हम लोगों ने ब्लड वेसल्स कर लिया है। तो ब्लड वेसल्स जो होती हैं, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स के 3 पार्ट्स हो गए, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। जो आर्टरीज होती हैं दैट कैरी द प्योर ब्लड, जबकि वेन्स होती हैं उसमें इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं। आर्टरीज का एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी हो गया, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं, जबकि पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो प्योर ब्लड को कैरी करती हैं, राइट। देन जो आर्टरी होती है वो हमारी बॉडी में डीप इनसाइड में रिसाइड करती हैं, जबकि जो वेन्स होती हैं वो जनरली थिन होती हैं और सुपरफिशियल लाई करती हैं हमारी बॉडी में, राइट। देन आता है डिफरेंस। अब हम लोग डिटेल में डिफरेंस देख लेते हैं। जनरली जो आर्टरी होती है वो उसका कलर कैसा होता है, रेड होता है, और जनरली वेन्स जो होती है इसका कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। तो जनरली हम लोग सब पॉइंट्स में देख लेते हैं कि आर्टरी और वेन्स में क्या डिफरेंस होता है। आर्टरी आप लोगों को पता ही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिच इन न्यूट्रिएंट दे कैरी द आर्टरीज, इम्प्योर इट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिच इन द वेस्ट मटेरियल इट्स कैरिड बाय द वेन। जो ब्लड होता है तो ब्लड को कैरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय द आर्टरीज, इट इज रिच इन द न्यूट्रिएंट्स विच आर कैरिड बाय द आर्टरीज। और वेन्स जो होती हैं वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, वेस्ट मटेरियल को कैरी करती हैं, राइट। इसकी वॉल्स कैसी होती हैं, आर्टरीज की वॉल्स होती हैं रिजिड, जो थिक होती है,
और हाईली मस्कुलर होती हैं, जबकि वेन्स की कैसी होती है, थिन होती है। बॉडी का लोकेशन में इट इज़ प्लेस्ड डीपली इनसाइड। हम लोगों ने जब आर्टरीज और वेन्स पढ़ रहे थे हम लोगों ने देखा था ये जनरली डीप इनसाइड इट इज़ फाउंड, और जबकि ये सुपरफिशियल फाउंड होती है, ठीक है। कलर इसका आर्टरीज का रेड कलर होता है, जबकि वेन्स का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, आर्टरी क्या करती है, आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। इट कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, तो हार्ट से सभी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी लेकर जाएगी, जबकि डीऑक्सीजनेटेड वेन्स क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से लेगी, हमारी पूरी बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसको लेकर आएगी हार्ट की टूवर्ड्स द हार्ट टू प्योर इट, ठीक है। तो वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स द हार्ट। अब इसका प्रेशर कैसा होगा, तो आर्टरी का प्रेशर जो होता है जनरली हाई होता है बाय द पंपिंग प्रेशर ऑफ द हार्ट, जबकि प्रेशर इसका वेन्स का लो होता है एज द ब्लड फ्लोज बाय द कैपिलरी एक्शन ऑफ द वेन्स। इसमें ऑक्सीजन लेवल कैसा होता है, दे आर क्वाइट हाई, क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है तो इसका ऑक्सीजन लेवल हाई होता है, जबकि इसमें जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो कंपेरेटिवली वेन्स में लो होता है क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। आई होप आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा, ब्लड वेसल, ठीक है। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है हम इस रे डायग्राम के थ्रू समझेंगे, बहुत इजीली समझ में आएगा। अगर कोर्स ऑफ सर्कुलेशन पूछा ह्यूमन बॉडी में तो प्लीज़ ड्रॉ दिस डायग्राम, ठीक है। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन की प्रोसेस आप लोगों को इसी से समझ में आएगी, बहुत अच्छे से समझ में आएगी, प्लीज़ रिमेंबर। तो सबसे पहले आता है राइट ऑट्रियम। हम लोग हार्ट में देख रहे थे, जब हार्ट का डायग्राम देखा था, रिमेंबर दिस 4 चैम्बर, चारों चैम्बर को आपको याद रखना ही है। ये राइट हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया, यहाँ पे ऑरिकल होते हैं, यहाँ पर ये राइट वेंट्रिकल होते हैं, नीचे साइड वेंट्रिकल हो गए, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। ये 4 चैम्बर हार्ट हो गया। अब देखना इसमें वर्क कैसे करेगा, राइट। तो ये हो गया लेफ्ट, नहीं दिख रहा है क्या यहाँ पर, मैं यहाँ पर बना देती हूँ, ठीक है। जो हार्ट होता है सिंपली ये राइट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, जबकि ये लेफ्ट ऑरिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये कैसे वर्क करता है, हम लोगों ने इतना पोर्शन देख चुके हैं हम हार्ट के डायग्राम में कि यहाँ पर राइट ऑरिकल है, राइट वेंट्रिकल है, इसके बीच में ट्रिकस्पिड वेल्व है, जबकि ये लेफ्ट ऑरिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसमें बिकस्पिड वेल्व है, जिसे क्या बोलते हैं, मिट्रल वेल्व भी कहा जाता है, ठीक है। सुपीरियर वेना केवा से ऊपर से ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इंफीरियर वेना केवा से यहाँ से आता है इम्प्योर ब्लड, राइट। तो सबसे पहले कहाँ आता है, राइट ऑट्रियम में। राइट ऑट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कौन आता है, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा ब्लड लेकर आते हैं कहाँ पर, राइट ऑट्रियम में, राइट ऑरिकल में, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होगा, ट्रिकस्पिड वेल्व होगा यहाँ पर, ठीक है। देन इट गोज टू द राइट वेंट्रिकल, यहाँ पर राइट वेंट्रिकल में ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ट्रिकस्पिड वेल्व के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से लंग्स में जाएगा, यहाँ से कहाँ जाएगा, लंग्स में, विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन, ठीक है। पल्मोनरी वेन के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड जो पल्मोनरी आर्टरी जिसके बारे में हमने देखा था, सबसे पहले लिसन वन मोर टाइम, राइट ऑट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट ऑट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ट्रिकस्पिड वेल्व के थ्रू इम्प्योर ब्लड जो सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा से राइट ऑट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ट्रिकस्पिड वेल्व के थ्रू ब्लड आया है, इससे पल्मोनरी जो आर्टरी है ये क्या करेगी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वो लंग्स में ले जाएगी फॉर द प्योरिफिकेशन। देन जो प्योरिफिकेशन के लिए ले गई, उसके बाद जो पल्मोनरी वेन्स हैं ये क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स ने प्योर कर दिया है उसे लेकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लेफ्ट ऑट्रियम में लेकर आएगी, मतलब यहाँ ब्लड आएगा। देन उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बिकस्पिड वेल्व के थ्रू आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। देन एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा।
आया समझ में? एक बार और समझा देती हूँ मैं, ठीक है, एक बार और समझा देती हूँ। ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आता है ब्लड सर्कुलेशन का, ह्यूमन बॉडी ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, तो ये मैकेनिज्म समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक बार और समझा रही हूँ, प्लीज़ लुक हियर। ये है राइट ऑरिकल, एक बार और बना लेते हैं अपन लोग। सबसे पहले ब्लड कहाँ जाएगा? राइट ऑट्रियम में। राइट ऑट्रियम मतलब ये हार्ट है, हार्ट है, यहाँ होगा राइट ऑट्रियम, ये है लेफ्ट ऑट्रियम, यहाँ होगा राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। ये 4 चैम्बर हो गए। यहाँ पर एक वेल्व है, ठीक है, यहाँ पर एक वेल्व है, ठीक। अब इसको समझना रे डायग्राम के थ्रू। राइट ऑट्रियम मतलब यहाँ से जो सुपीरियर, ये सुपीरियर, और ये यहाँ से, ये नीचे से इंफीरियर वेना केवा, है ना, यहाँ से सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा क्या करेगी? सुपीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हेड और आर्म्स से लेकर आएंगी, जबकि इंफीरियर वेना केवा नीचे से ब्लड को लेकर आएंगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्योर करने के लिए, ठीक है। कहाँ लेकर आएंगे? दोनों लेकर आएंगे राइट ऑट्रियम में, मतलब यहाँ राइट ऑट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रिकस्पिड वेल्व के थ्रू कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसे कैरी करेगी पल्मोनरी आर्टरी, इसे कैरी करेगी पल्मोनरी आर्टरी, इम्प्योर ब्लड को कैरी करेगी और कहाँ ले जाएगी? लंग्स में। यहाँ से कैरी करेगी और लंग्स में ले जाएगी। अब लंग्स में ब्लड जो है वो प्योर होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनेगा और उसे कैरी करेगी पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लाएगी लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल में लेकर आई, बिकस्पिड वेल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट ऑट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय द बिकस्पिड वेल्व। देन दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जो एओर्टा है ये पूरी बॉडी पार्ट्स में एक्सेप्ट द लंग्स जो है ब्लड का ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप अब आप लोगों को समझ में आया होगा व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द हार्ट टू ट्रांसपोर्ट द ब्लड, राइट। पानी पी लेते हैं। आई होप इतना समझ में आया होगा। तो हम लोगों ने क्या क्या पॉइंट्स कवर कर लिए हैं? ब्लड वेसल्स हो गया है, ब्लड वाला टॉपिक हो गया है, ब्लड वेसल्स हो गया, ब्लड वेसल्स एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्लड भी हमने कंप्लीट कर लिया है, राइट। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आगे कुछ एसोसिएटेड टॉपिक है इस सर्कुलेशन से रिलेटेड, वो हम कंप्लीट कर लेते हैं, राइट। कोज ऑफ सर्कुलेशन, ये एग्जैक्टली जो मैंने आपको समझाया रे डायग्राम के थ्रू वही सब कुछ लिखा हुआ है, इसलिए मैं रीड इट आउट योरसेल्फ। देन आता है वर्किंग ऑफ हार्ट। अब जो हार्ट है वो कैसे वर्क करता है? इट इंक्लूड द रिदमिक कंट्रैक्शन, मसल कंट्रैक्शन होता है और रिलैक्स करता है। जब रिलैक्स करता है तो जो ब्लड है वो अगेन रिफिल हो जाता है, जब कंट्रैक्ट करता है तो जो ब्लड है वो कैसे हो जाता है? कंट्रैक्ट होता है, उसमें मसल्स कंट्रैक्ट हो जाती हैं, और जब रिलैक्स करता है तो पूरा जो ब्लड जो बाहर गया है वो अगेन रिफिल हो जाता है। तो इट इज़ अ रिदमिक कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, इट कंस्टिट्यूट्स द कार्डियक साइकिल। और जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है हार्ट का उसे ही कार्डियक साइकिल कहा जाता है। कंट्रैक्शन फेज ऑफ हार्ट इज अ सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन फेज इज डायस्टोल। जो कंट्रैक्शन फेज है उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टोल। कंट्रैक्शन फेज इज नोन एज सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन फेज इज नोन एज diastole. The sequence of one systole followed by one diastole is known as cardiac cycle. Cardiac cycle is a sequence of systole, contraction and relaxation, systole and
डायस्टोल. द नॉइज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द पंपिंग ऑफ हार्ट इज लबडब. लबडब, ये हार्ट जो होता है वो जब पंपिंग करता है या नॉइस प्रोड्यूस करता है तो साउंड आता है जिसे हम लबडब कहते हैं. इसकी जनरली इंटेंसिटी कितनी होती है, 15 डेसिबल होती है. तो वर्किंग ऑफ हार्ट कैसे होता है, जो हार्ट का पंपिंग एक्शन वो कैसे होता है, लबडब के फॉर्म में होता है, कंट्रैक्शन होता है, देन रिलैक्सेशन होता है, राइट. देन हार्ट बीट, जनरली एडल्ट में 72 टाइम्स पर मिनट जो है हार्ट वो बीट करती है. इट मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप. जनरली हार्ट बीट को किससे मेजर करते हैं हम लोग, स्टेथोस्कोप से मेजर करते हैं. ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, इट इज़ यूज टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ हार्ट बीट. वो इस टाइप का ईसीजी आप लोगों को दिखता होगा, कभी पेशेंट जब एडमिट होता है तो दिखता है. अगर वो सिंगल लाइन होती है मीन्स पर्सन की डेथ हो गई है, ठीक है. तो ईसीजी जो होता है वो हार्ट का होता है जो हार्ट बीट को का ग्राफ होता है, ठीक है. हार्ट बीट जो होती है इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप. रेगुलर हार्ट बीट इज ऑब्जर्व्ड बाय ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, सीटी स्कैन एंड एमआरआई, ठीक है. मैग्नेटिक रेजोनेंस, जो मैग्नेटिक रेजोनेंस होता है उसके थ्रू भी हम हार्ट बीट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ईसीजी से कर सकते हैं, और सीटी स्कैन भी करवाया जाता है अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो. देन आता है ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर क्या होता है, जो फोर्स होता है ब्लड अगेंस्ट द ब्लड वेसल्स, जो ब्लड की वॉल्स में, ब्लड वेसल्स में जो फोर्स एक्सर्ट होता है उसे ही हम ब्लड प्रेशर कहते हैं. अगर ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट होता है तो जो कहते हैं कि बीपी हाई हो गया या बीपी लो हो गया, तो वो इसी की वजह से होता है कि द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल, दैट इज ब्लड प्रेशर. इट जनरली इट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, ब्लड में कितना वॉल्यूम है, अमाउंट ऑफ ब्लड एंटर एंड लीविंग द ब्लड वेसल्स, इसकी इलास्टिसिटी कैसी है और इसकी विस्कोसिटी कैसी है, उस पर बीपी डिपेंड करता है. बीपी जनरली कितना होना चाहिए, 120 to 80 mmHg, ठीक है, इतना ब्लड होना चाहिए. और जो ब्लड प्रेशर है वो स्फिग्मोमैनोमीटर से मेजर किया जाता है. हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन. हाइपरटेंशन मीन्स हाई बीपी, हाइपोटेंशन मीन्स लो बीपी. लो बीपी जनरली होता है 100 और 60 के अबाउट हो. नॉर्मल बीपी जो होता है, प्लीज नोट इट डाउन, द नॉर्मल रेंज ऑफ बीपी इज 120 to 80, और जो हाइपरटेंशन होता है हाई बीपी 160 to 95 एंड लो बीपी इज 100 to 60, राइट. ये कंप्लीट हार्ट का डायग्राम है. आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए. हार्ट का डायग्राम अगर कंप्लीटली ऐसे नहीं भी आता है तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था इस टाइप का कुछ बना सकते हैं, ठीक है. बट एटलीस्ट आप लोग हार्ट का डायग्राम बना के आइए एग्जाम में, ठीक है. अगर सर्कुलेशन पूछा तो वो डेफिनेटली आप लोगों को डायग्राम बनाना होगा, ठीक है. देन आता है पेस मेकर. व्हाट इज पेस मेकर? जब मैं एसए नोड ऑरिकल पढ़ा रही थी तब हम लोगों ने पढ़ा था साइनो ऑरिकुलर नोड. तो एसए नोड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है हमारे हार्ट को, ठीक है. तो अ पेस मेकर इज अ डिवाइस, a small device that is placed in your chest to help the control your heartbeat from beating too slowly. कभी कभी क्या होता है हमारी जो हार्ट बीट होती है वो बहुत स्लो बीट करने लगती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द एसए नोड, ठीक है. तो ऐसे नोड अगर प्रॉपर वर्क नहीं करता तो हमारी जो हार्ट बीट होती है बहुत स्लो बीट करने लगती हैं. तो जनरली क्या होता है, ये जो पेस मेकर होता है एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इसे प्लेस किया जाता है जिससे कि जो हमारा हार्ट है वो प्रॉपर कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाए, ठीक है, हमारी हार्ट बीट जो है वो प्रॉपर हो पाए. इट इज़ जनरली ऑल्सो कॉल्ड एज कार्डियक पेसिंग डिवाइस. व्हेन द एसी नोड बिकम डिफेक्टिव या डैमेज हो जाए, कार्डियक इम्पल्स डू नॉट जनरेट. जो कार्डियक इम्पल्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती हैं जो जनरेट होती हैं, इट इज क्योर्ड बाय द सर्जिकल ग्राफ्टिंग ऑफ द आर्टिफिशियल पेस मेकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. द चेस्ट ऑफ पेशेंट स्टिमुलेट द हार्ट एट द रेगुलर इंटरवल. और इसका काम क्या होता है, जब ऐसे नोड प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता, कार्डियक इम्पल्स को प्रॉपरली जनरेट नहीं कर पाता है, तो जो आर्टिफिशियली हम लोग पेस मेकर पेशेंट में डालते हैं जिससे कि क्या होता है वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में इम्पल्स को जनरेट करता है और हमारा हार्ट जो है वो पंप करने लगता है, ठीक है, और बीट करने लगता है. देन आता है ब्लड क्लॉटिंग. ब्लड क्लॉटिंग हम लोगों ने देखा था जब हम ब्लड कॉर्पसल्स पढ़ रहे थे, उसमें जो प्लेटलेट्स होती हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं. तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दिस इज ब्लड क्लॉटिंग. अब ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है, जनरली
इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस विच प्रिवेंट द एक्सेसिव ब्लीडिंग व्हेन द ब्लड वेसल इज इंजर्ड। जब हमें कोई कट लग जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, हमारी ब्लड वेसल्स जो डैमेज हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगती है, राइट। तो ब्लीडिंग होने लगती है एक्सेसिव, तो जब ब्लड जो होता है वो क्लॉट होता है, तो क्लॉट होने की वजह से जो हमारी जो ब्लीडिंग फ्लो हो रही है तो उसे रोकने का काम करता है, जिससे कि जो एक्सेसिव फ्लो है वो रुक जाता है। अदरवाइज अगर ये प्रॉपर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इज मेजरली इंपॉर्टेंट। इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस विच प्रिवेंट द एक्सेसिव ब्लीडिंग व्हेन द ब्लड वेसल इंजर्ड, ब्लड वेसल इंजर्ड हो जाती है तो इसमें बहुत हेल्पफुल होती है। इसमें फॉलोइंग स्टेप्स हैं जिससे ब्लड क्लॉटिंग जो है वो रेगुलेट होती है। तो सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो प्रोथ्रोम्बिन के साथ, कैल्शियम के साथ थ्रोम्बिन बनाता है, ठीक है। थ्रोम्बिन यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के लिए प्लीज रिमेंबर दिस टर्मिनोलॉजी, इट इज मैकेनिकल, तो आप लोगों को टेक्निकल वर्ड्स हैं, प्लस प्लीज रिमेंबर कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में थ्रोम्बोप्लास्टिन का मेजर रोल प्ले होता है। जब हम लोगों ने सीरम और प्लाज्मा पढ़ रहे थे, ब्लड पढ़ रहे थे, तब हम लोगों ने देखा था कि उसमें जो सीरम होता है उसमें अगर हम ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर थ्रोम्बोप्लास्टिन या प्रोथ्रोम्बिन को हटा दिया जाए, ये ब्लड में फ्लो करता है, ये कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके थ्रोम्बिन बनाता है, और जो थ्रोम्बिन है ये फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है उसके साथ मिलकर फाइब्रिन बनाता है, और जो फाइब्रिन होता है ये ब्लड वेसल से रिएक्ट करके क्या करता है? क्लॉट करता है, राइट। तो ये 3 मेजर रिएक्शंस हैं, इसे ब्लड क्लॉटिंग में आपको लिखना ही है, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग जो है बहुत नेचुरल प्रोसेस है। जब एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है तो जो ब्लड वेसल्स हैं इंजॉर्ड हो जाती हैं, तो ये क्या करता है? एक्सेसिव ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है क्लॉट। इसकी 3 मेजर रिएक्शंस हैं, दैट इज थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलकर, कैल्शियम के साथ मिलकर थ्रोम्बिन बनाती है। ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन प्रोटीन के साथ मिलकर फाइब्रिन बनाता है, और जो फाइब्रिन होता है ये ब्लड सेल्स के साथ मिक्स होकर क्या करता है? क्लॉट करता है, तो जिसे हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेज विच इनएक्टिवेट द हिपैरिन। हिपैरिन को इनएक्टिवेट क्यों कर देता है? क्योंकि हिपैरिन का काम क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर है ना, इनसाइड द बॉडी जो है हिपैरिन क्या करता है? हमारी इनसाइड द बॉडी क्लॉट नहीं होने देता है, तो वो उसको क्या करता है? इनएक्टिवेट करता है, जिससे कि जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो प्रोथ्रोम्बिनेज को एक्टिव करे। तो प्रोथ्रोम्बिन से एक्टिव थ्रोम्बिन होता है, थ्रोम्बिन से फाइब्रिनोजन, और फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनता है जो ब्लड सेल्स के साथ मिलकर क्या करता है? ब्लड को क्लॉट करता है। Thrombin act as a proteolytic enzyme which convert the fibrinogen into fibrin which combine with the blood vessel to form a clot. Then आता है blood group. Blood group जो है it was discovered by the Karl Landsteiner. Karl Landsteiner blood group को डिस्कवर किया था इन द एंड ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन द 1930। जब भी हमें ब्लड की कमी हो जाती है तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हमारे एंटीजन्स को जो है टेस्ट करवाते हैं कि जो एंटीजन है वो प्रॉपर अगर हैं तो हम लोग ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज़ होता है। तो वही ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ब्लड ग्रुप जो होता है इट वाज डिस्कवर्ड बाय द कार्ल लाइनस्टीनर, ही वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन द 1930। द मेन रीजन बिहाइंड द डिफरेंस इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन इज ग्लाइकोप्रोटीन। जो हम पढ़ते हैं ना, एंटीजन ए मतलब एंटीजन ए है मतलब ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन बी है मतलब ब्लड ग्रुप बी है, जैसे ओ ब्लड ग्रुप हुआ तो दैट इज़ यूनिवर्सल डोनर, एंड ए बी है तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो वही सब चीज़ें हैं। तो जो एंटीजन की वजह से ही जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है वो हमारा जो ब्लड है वो डिफरेंस क्रिएट करता है ह्यूमन टू ह्यूमन, ठीक है। अब फाउंड इन द आरबीसी कॉल्ड एंटीजन, ठीक है। ये जो एंटीजन होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी, ठीक है। इफ बोथ द एंटीजन प्रेजेंट, द एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो ए बी ब्लड ग्रुप होगा। एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी तो ब्लड ग्रुप बी, अगर दोनों ही प्रेजेंट नहीं है तो ओ होगा, ठीक है। नाइदर एंटीजन तो ब्लड ग्रुप ओ। तो एंटीजन के बेसिस पे ही डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि ब्लड ग्रुप क्या होगा। अब एंटीबॉडी और एंटीजन है क्या, ठीक है। एंटीबॉडीज हम लोग पढ़ रहे थे
कि जो एंटीबॉडीज होती हैं एंटीजन के अगेंस्ट बनती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एंटीजन। एंटीजन एक फॉरेन सब्सटेंस है। इट वाज अ टॉक्सिक विच इंक्लूड्स द इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी, स्पेशली द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। जो एंटीजन होता है ये फॉरेन सब्सटेंस होता है। जब पैथोजन होता है, जब हमारी बॉडी में खाने के थ्रू या वाटर के थ्रू अगर हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, ऑटो इम्यून सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, जिससे कि वो एंटीबॉडी बनाती है। ठीक है, एंटीबॉडीज कैसी होती हैं, प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं जो एंटीजन के अगेंस्ट बनती हैं। तो एंटीबॉडी जो होती हैं इट इज़ protein produced by the body immune system when it detect the harmful substance. harmful substance means एंटीजन को अगर डिटेक्ट कर लेती है तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है और उससे फाइट करती हैं। ठीक है, तो एंटीजन हो गया, ये फॉरेन पैथोजन होता है जो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्ड करता है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, एंटीबॉडी को बनाना स्टार्ट करता है और एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट लड़ती है। ठीक है, two important common types of blood group, ABO blood group. It is based on the presence and absence of antigen, antigen A, antigen B on the surface of RBC. RBC के surface पे antigen पे depend करता है कि blood group कैसा होगा. Similarly, the plasma of different individual contain the two natural antibodies. अब what is RH factor? RH factor जो है ये रेहेसिस मंकी में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था एंटीजन, दैट इज RH। अगर RH प्रेजेंट है तो दैट इज पॉजिटिव, और अगर किसी में RH नहीं है, रेहेसिस फैक्टर नहीं है, तो दैट इज नोन एज निगेटिव। तो RH ग्रुपिंग जो है रेहेसिस मंकी में डिस्कवर किया गया था RBC की सरफेस पे। इन द मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमंस 80% ह्यूमन इंडिविजुअल हैविंग द RH एंटीजन आर पॉजिटिव, मतलब 80% जो ह्यूमंस होते हैं उसमें RH पॉजिटिव होता है और जिसमें ये नहीं होता है उसमें RH नेगेटिव होता है। तो पीपल विद द ब्लड ग्रुप ORH नेगेटिव आर यूनिवर्सल डोनर। हम लोगों को पता है O ब्लड ग्रुप होता है वो कैसा होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है जिसपे कि RH फैक्टर ना हो। एंड द पीपल विद द ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव, AB RH पॉजिटिव, दैट इज यूनिवर्सल रिसीवर। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, जिसमें RH निगेटिव होगा, O मीन्स सिंगल O प्रेजेंट होगा, O ब्लड ग्रुप होगा तो वो यूनिवर्सल डोनर है, जबकि AB पॉजिटिव, अगर AB और RH पॉजिटिव है तो यूनिवर्सल रिसीवर होगा। RH पॉजिटिव ब्लड कैन नेवर बी गिवन टू द समवन विद द RH निगेटिव। ठीक है, तो ब्लड हमेशा किसको देना चाहिए, जो RH पॉजिटिव हो या RH निगेटिव को देना चाहिए। जो RH पॉजिटिव RH निगेटिव को कभी भी ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, because other way around it the ORH positive blood cannot be given to the someone with the blood type of group of AB RH negative. ठीक है, देन एरिथ्रोब्लास्टोफेटलिस, इसका RH फैक्टर से जो हम लोग देख रहे थे RH फैक्टर की क्यों नहीं देना चाहिए, तो ये मेजर डिसीज है जो हो जाती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस। इट इज़ द केस ऑफ मिसमैचिंग ऑफ RH। अगर आप लोगों ने RH पॉजिटिव को RH पॉजिटिव RH निगेटिव को दे दिया तो मिसमैचिंग होने की वजह से जो वुमन है उसकी डेथ हो जाती है इन द कॉन्सिक्वेंट प्रेगनेंसी। ठीक है, तो जो चाइल्ड बॉर्न होगा तो वो जो प्रेगनेंसी के दौरान जो सेकेंड चिल्ड्रन होगा, पहली प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं होती, सेकेंड चाइल्ड में जब कॉन्सिक्वेंट प्रेगनेंसी होती है तो उसमें चाइल्ड जो होता है उसकी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ द सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, बिकॉज ऑफ द coagulation. The reason some RBC from the developing fetus enter into the bloodstream of the mother during the pregnancy and this cause the development of RH antibody. ठीक है, अब क्या है कि RH पॉजिटिव है, एक RH पॉजिटिव है, एक RH निगेटिव है। अब दोनों का जो चिल्ड्रन हुआ, पहली प्रेगनेंसी हुई तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकेंड जब प्रेगनेंसी होगी तो जो चाइल्ड है उसकी डेथ क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये जो RH फैक्टर है यहाँ पर अगर ये RH निगेटिव है तो सेकेंड में जब चाइल्ड से जब मदर में जाएगा तो कुछ जो RBC है वो क्या डेवलप करने लगेगी, एंटीबॉडी डेवलप कर लेंगी, क्योंकि उसे वो एंटीजन लगेगा कि ये कोई फॉरेन एंटीजन है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएगी और वो उसको किल कर देंगी। तो दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्टर द anti-RH एंटीबॉडीज टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। तो जनरली क्या है, anti-RH एंटीबॉडीज़ को जो है वो एडमिनिस्टर किया जाता है ताकि उसकी एंटीबॉडी ना बने, वो उसे
मतलब एज ए एंटीजन ना ले, ठीक है। तो यहाँ पर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी कर कीजिएगा। देन आते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम से लेकर वैसे बहुत सारी डिसीजेस हैं, वो हम कंप्लीट एक टॉपिक में करेंगे, बट मेजर जो है वो हम कर लेते हैं। आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस, आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस क्या होती है, इसमें जनरली जो हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज कैसी हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं। तो हार्डनिंग एंड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ आर्टरिया, द वॉल्स ऑफ आर्टरीज, it may rupture, the blood comes out and clot in a coronary artery, resulting into the heart attack due to the cholesterol and calcium deposition. कैल्शियम डिपोजिशन की वजह से, कैल्शियम ऑक्सलेट के डिपोजिशन की वजह से, और जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल जो हमारी बॉडी में हाईली फैटी एसिड जो डिपॉजिट हो जाता है हमारी वॉल्स ऑफ हार्ट में, तो जो आर्टरीज होती हैं वो क्या हो जाती हैं, थिक हो जाती हैं, रिजिड हो जाती हैं, और जो है उनकी हार्डनिंग की वजह से वो अपनी इलास्टिसिटी को खो देती हैं, जिसे हम कहते हैं आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस, और जिसकी वजह से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बहुत सीवियर होती है, ठीक है। तो वही हार्ट अटैक इज रिजल्ट ऑफ सडन डिक्रीज इन द कोरोनरी ब्लड सप्लाई, कार्डियक मसल विदाउट ऑक्सीजन सप्लाई डाइज विद इन फ्यू मिनट्स, सीवियर पेन इन द हार्ट, ब्रेथलेसनेस, रेस्टलेसनेस, नोजिया एंड वॉमिटिंग। जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है जनरली कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, इसके डिपोजिशन से अगर हार्ट में बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होने लगते हैं तो जनरली हार्ट अटैक की बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत जल्दी डेथ हो जाती है। तो इसके जनरली सिम्टम्स कौन से हो गए, हार्ट में ब्रीथलेसनेस, सांस लेने में दिक्कत होना, रेस्टलेस फील करना, नोजिया, वॉमिटिंग, दिस आर द सिम्टम्स ऑफ दिस। कार्डियक अरेस्ट, व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग, अगर हार्ट जो है उसका जो लबडप मूवमेंट है, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन है, वो प्रॉपर नहीं हो पाता, हार्ट बीट नहीं हो पाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्डियक अरेस्ट। और वही हार्ट अटैक की तरह आता है और सडनली पर्सन की डेथ हो जाती है। कार्डियोमेगली, इट इज़ एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट का जो नॉर्मल साइज है, अगर उससे अगर हार्ट थोड़ा उसका एनलार्ज हो जाता है तो उसे हम कार्डियोमेगली कहते हैं। दिस इज ऑल्सो अ डिसीज ऑफ कोरोनरी हार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो छोटे छोटे एसोसिएटेड टॉपिक्स थे सर्कुलेटरी सिस्टम से, वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोगों ने टॉपिक कौन कौन से पढ़े, हम लोग देख लेते हैं एक बार। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने सबसे पहले पढ़ा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने पढ़ा कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रेंट, गैसेस एंड डिफरेंट हार्मोन्स, है ना, न्यूट्रेंट और इन सब का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है। दो टाइप के होते हैं, ओपन होता है, क्लोज्ड होता है। मेमल्स में जनरली क्लोज्ड होता है और डबल सर्कुलेशन होता है, मतलब 2 बार हार्ट से पास होकर ब्लड जो है उसके बाद थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद क्लोज ओपन में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी में कंप्लीट ब्लड वेसल्स होती हैं वैसे उसमें नहीं होती हैं। और जनरली जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो इंसेक्ट्स और मोलास्कास वगैरह में होता है, जबकि सभी वर्टिब्रेट्स में, मैमल्स में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। उसमें प्रॉपर ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज होती हैं, जिसके थ्रू ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, राइट। तो हमने ब्लड पढ़ा, कंप्लीट ब्लड कंपोनेंट्स पढ़े, प्लाज्मा, ब्लड कॉर्पसल्स पढ़ी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, उनका डिफरेंस देखा, प्लेटलेट्स देखा, जिसमें ब्लड क्लॉटिंग का इंडिविजुअल हम लोगों ने देखा कि कैसे ब्लड क्लॉटिंग होती है। देन हम लोगों ने कॉर्पसल्स पढ़े। उसके बाद ब्लड, कंप्लीट ब्लड क्या है, टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। देन उसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो कंप्लीट किया। उसके बाद हम लोगों ने हार्ट पढ़ा कि हार्ट का मैकेनिज्म, सिंपली हार्ट का जो मेजर फैक्ट्स हैं वो हमने कवर किए, हार्ट के का मैकेनिज्म किया, उसका वर्किंग किया, हार्ट बीट किया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है, और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो होलिस्टिकली आई थिंक कंप्लीटेड सर्कुलेटरी सिस्टम। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, ओके। तो तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। आई होप आज के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, लेकिन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कल पहले अपन डाउट्स क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।